अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में बहरान हर गुजरते दिन के साथ एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। अमेरिका अपने फौजी ऑपरेशंस का दायरा वसी करने का दावा कर रहा है। ईरान खुले अल्फाज में सख्त जवाब देने की वार्निंग दे रहा है। अबनाए हुर्मुज़ एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। खलीजी ममालिक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, जबकि दुनिया की नजरें इस सवाल पर जमी है कि आया ये कशीदगी महदूद रहेगी या पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाएगा। अमेरिका ने ईरान के फौजी अहदाफ पर हमलों का एक और मरहला मुकम्मल करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल मराकज, फजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन समेत तनसीबात समेत मुतअद्दिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मजीद अस्करी ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। उधर ईरान भी अपने मौक़िफ़ में मजीद सख्ती लाता दिखाई दे रहा है। ईरानी फौज ने अमेरिका को वाज़ेह इंतबाह दिया है कि अगर ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो खित्ते के दीगर ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी महफूज नहीं रहेगा। ईरानी मीडिया और सरकारी बयानात के मुताबिक बहरीन, कुवैत, उर्दन और इराक में अमरीकी मफादात और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे भी सामने आए हैं, जबकि मुतल्लिका ममालिक ने बाज़ हमलों को नाकाम बनाने या रोकने का भी ऐलान किया है। इस तमाम सूरत हाल में इतलात, दावे और जवाबी दावे मुसलसल सामने आ रहे हैं, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ती महसूस हो रही है। इस बहरान का सबसे हसास पहलू आबनाए हुर्मुज़ है, जहां से दुनिया की तवानाई की बड़ी मकदार गुजरती है। कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है और सरमायाकार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो आलमी तवानाई की सप्लाई और समंदरी तजारत शदीद मुतासर हो सकती है। यही वजह है कि अब ये तनाज़े सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा, बल्कि आलमी मईशत का भी एक अहम मसला बनता जा रहा है। सियासी सतह पर भी कई अहम इशारे सामने आ रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है, जबकि इस पर अमरीकी सियासत को मुतासर करने की कोशिशों का भी इल्जाम आयद किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े किसी के मफाद में नहीं। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सफारतकारी और अपनाए हुर्मुज़ के जरिए तजारत और तेल की बिलातातुल तरसील का हामी है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल से बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक और आलमी मईशत मुतासर हो रहे हैं। तो क्या अमेरिका फौजी दबाव बढ़ाकर अपने मकासद हासिल कर सकेगा? क्या ईरान अपनी जवाबी हिकमत मजीद वसअत देगा? अपनाए हुर्मुज़ का बहरान आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब करेगा? खलीजी ममालिक इस कशीदगी में किस पोजीशन पर खड़े हैं? और पाकिस्तान जो खित्ते में अमन और मुज़ाकरात की बात कर रहा है, इस बदलती हुई सूरत हाल को किस नज़र से देख रहा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर मंसूर जाफिर साहब। आपको वेलकम करती हूँ स्नो राउंड अप में। मंसूर साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। सख्त बयानात भी आ रहे हैं। अपनाए हुर्मुज़ भी आलमी तवज्जो का मरकज़ है और खलीजी ममालिक भी शदीद दबाव में हैं। आप मशरिक़ वस्ता के अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, क्या देख रहे हैं? हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त जो मंजरनामा गल्फ के अंदर दिखाई दे रहा है, खासतौर पे ईरान और अमेरिका की जो हालिया कशीदगी है उसके तनाजुर में, वो बड़ा ही एक ब्लीक फ्यूचर जो है वो पेंट कर रहा है। खासतौर पे अगर इसको नियर फ्यूचर में या जल्द अज जल्द जो कंटेन ना किया गया और खास मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा वापस ना आया गया, बिलखुसूस मफाहमती याददाश्त के हवाले से जो फ्रेमवर्क एग्री किया गया था और उसमें जो एक टाइमलाइन तय की गई थी मुख्तलिफ टेक्निकल नौइयत के मुज़ाकरात की, मैं समझता हूँ उस पर वापसी ही जो है इस कज़िये को किसी करवट उसके हल के हवाले में मददगार साबित हो सके। बसूरत दीगर अमेरिका की मिलिट्री माइट और उसका असर नफूज किसी से पोशीदा नहीं है। ईरान के जो अज़ाइम हैं खासतौर पे आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अब वो भी खुलकर सामने आ गए हैं कि वो इसका किसी सूरत जो है वो नहीं खोना चाहता और उसके लिए कोई भी कीमत जो है वो देने के लिए तैयार है। बिलखुसूस इस वक्त जो उसने हॉरिजॉन्टली अपने जवाबी रद्दअमल जो फैलाया है खलीजी ममालिक के अंदर, वो इंतहाई खौफनाक है और उसमें उर्दन को भी शामिल कर लिया गया है। बल्कि उनकी इस पूरी जो मैग्नीट्यूड को देखते हुए उनके खित्ते में जो इत्तेहादी हैं, हिजबुल्लाह तो यकीनन सबसाइड हो गए हैं, लेकिन जो हुसी हैं उन्होंने भी अपने आप को इस पूरी जंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर लिया है। खासतौर पे सऊदी अरब पे उनका हमला इस नौइयत की यानी जो कशीदगी है उसका जो पोटेंशियल पूरे खित्ते बल्कि पूरे इलाके के अंदर दो अहम गुजरगाहें जो हैं इस वक्त जिसे कहना चाहिए वो बंदिश के खतरात से दुचार हैं।
आपने हुर्मुज़ तो अपनी जगह ऐलान कर रखा है ईरान ने कि हम बंद कर रहे हैं या कर दी है, और उसके साथ साथ बाबुल मंदब का जो एक गुजरगाह है बहरा अमर के अंदर, उसके ज़िमन में भी इसी नौयत की इतलात आ रही हैं कि हूसी शायद उसको भी चोक करने के हवाले से जो है मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा कि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी जो सालिसी के हवाले से जो कोशिशें हो रही थी, पाकिस्तान तो रोज़ अव्वल से ही इस मफाहमती याददाश्त का एक-एक पैरा, एक-एक शिक जो है उसकी पैरादारी कर रहा है। और आज भी आपने खुद अपने इस तारुफ में जिक्र किया कि पाकिस्तान ने, दफ्तर खारजा ने जिस अंदाज से इस पूरे मामले पर अपना बड़ा दो टोक मौक़िफ़ लेकर आए हैं, और उसका जो अंडरलाइन मैसेज यही है कि मुज़ाकरात ही इस कज़िये का हल है। और पाकिस्तान की कोशिशों से और कतर की कोशिशों से जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्री किया गया था, उसको देखते हुए उसकी रोशनी में अपने मामला जो है आगे बढ़ाने चाहिए। क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है अगरचे डिस्प्रपोर्शनेट रद्द-ए-अमल देने का के लिए मशहूर है, चाहे वो इसराइल के फ़लस्तीन के अंदर हो, लबनान के अंदर हो, तो यहाँ पे ईरान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की, तकरीबन 4 दिनों में 400 मकामात को निशाना बनाया, और उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा, तो उन्होंने धमकी दी कि हम अगले हफ्ते जो है ईरान के जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुल है, वो जानते बूझते हुए एक ऐसे मुल्क के सदर होते हुए कि जो दुनिया में इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी कानून का बड़ा प्रचारक है, वो इस तरह के ऐलानात ऑन द रिकॉर्ड करते हैं, ये जानबूझकर कि ये तमाम के तमाम उनके ऐलानात कल को उनके गले पड़ सकते हैं। वो बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में उनके खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात की समाअत में उनके खिलाफ गवाही के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये और बात है कि अमेरिका जो है उस अदालत का सिग्नेटरी नहीं है, बल्कि अमेरिका तो खुद उसके खात्मे के हवाले से इस वक्त कोशिशें कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो उनके जो अजीज तरीन दोस्त हैं बीबी, वो माखूज हैं उस अदालत में, और उनके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के वारंट्स वगैरह निकल चुके हैं। तो वो तो उस पूरे सेटअप ही के कायल नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर अमेरिका किसी ज़ाब्ते और कायदे का कायल होता तो जो बैनुल-अक़वामी फोरम मौजूद है ईरान को सजा देने के हवाले से या ईरान के अज़ाइम को, बिल्कुल आप उस प्लेटफॉर्म से आते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा सर, वो तो हम देख ही रहे हैं, सदर ट्रंप एक तरफ मुसलसल फौजी दबाव बढ़ा रहे हैं, सख्त बयानात भी दे रहे हैं, दूसरी जानिब ये भी कहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है। क्या वाशिंगटन ताकत के जरिए बेहतर मुज़ाकराती पोजीशन हासिल करना चाहता है, या इस बार मकसद सिर्फ दबाव नहीं बल्कि ईरान की मिलिट्री ताकत और जोहरी तंसीबात को भी महदूद करना है? देखिए जी, ये डबल एज वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पे दबाव में लाने की पॉलिसी जो है वो ज्यादा कारगर लग रही है, क्योंकि मिलिटरीली तो आप देखिए कि जितना नुकसान पहुंचा सकते थे ईरान को उन्होंने पहुंचा दिया है। उनके न्यूक्स के जो 3 प्लांट हैं ऑलमोस्ट नकारा करने का दावा है। यही वजह है कि वहां पर मौजूद जो न्यूक्लियर डस्ट है वो भी एक ख्वाब और ख्याल जो इस वक्त बन गई हुई है। तो इस वक्त जो मुंतहा और मकसूद नजर आता है वो यही है कि किसी तरीके से ईरान को अपने उन मुतालबात से या उन कोशिशों से बाज रखा जाए कि जिसके नतीजे में वो अपना हुर्मुज़ को मुस्तकिलन अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कंसर्न नहीं है इस वक्त। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस आबनाए हुर्मुज़ की जो अहमियत है वो बैनुल-अक़वामी मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी जैसी है। और रिसेंटली इसकी बंदिश के बाद जिस अंदाज से दुनिया की मईशत तहवाला हुई है, तेल की सप्लाई खराब हुई है, सप्लाई चेन खराब हुई है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां, रेट, एक एक चीज जो है वो बढ़ोतरी का शिकार हुई है। तो ऐसे में दुनिया भी और खासतौर पर जो खित्ते के ममालिक हैं बिलखुसूस उनके लिए तो लाइफ लाइन है। बिलखुसूस कतर ऐसा मुल्क है कि जिसकी गैस और जो पेट्रोल है, जो डीजल, जो तेल है, वो इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता ही नहीं है उनके लिए जहाँ से गुजर सके। यूएई के बारे में बातें की जा रही है कि उनकी फजारा पोर्ट बनाने की कोशिशें हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब भी अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए जम्बो पोर्ट से बहरा अमर तक जो है वो माल ले जाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये वो मुतबादल ज़राए हैं कि जो बड़े, एक तो उससे वो बल्क नहीं गुजर सकता है जो यहाँ से गुजरता है, दूसरा इसकी कॉस्ट और इसकी प्रोटेक्शन इतना महंगा प्रोजेक्ट है कि जो शायद लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये मुतमव्वल ममालिक जो है वो भी अफोर्ड ना कर सके, और फिर किसी ना किसी सबोताज एक्टिविटी के नतीजे में वो पूरे का पूरा नेटवर्क भी जो है वो तहस वाला हो जाए। क्योंकि जहां से जितना कॉस्ट इफेक्टिवली शिपिंग लेन्स गुजर सकते हैं और कोई ऐसा मुतबादल रास्ता नहीं है। और मुतबादल यकीनन आप कितनी देर इस्तेमाल कर लेंगे। मुस्तकिल बुनियादों पे बिलखुसूस अगर फजारा पोर्ट की बात की जाती है तो इस वक्त जो फजारा पोर्ट का जो मुतबादल रूट बनाया जा रहा है वो तकरीबन 560 किलोमीटर लंबा रूट बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो फिर उसको पहले पोर्ट से उतार के जमीन पे लाया जाएगा, ट्रकों पे लाद के फिर अगली मंजिलों पे। तो एक कार दारद है, पूरा नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत है।
यही वजह है कि खित्ते के ममालिक इस वक्त बहुत कंसर्न है और वो इस आबनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल खुला रखने के हक में है, चाहे इसके लिए उन्हें कोई बैनुल-अक़वामी मैकेनिज्म ही बनाना पड़े और उसमें ईरान को एक ओवरराइडिंग हक भी देने के लिए वो तैयार हैं, बशर्ते कि ईरान इस चीज को ओवर द एयर खुला रखे, किसी किस्म की कोई बंदिश का निशाना ना बनाए। तो इस बात पर ईरान को यकीनन मुज़ाकरात के मेज पर जो है वो तैयार करने के लिए ये तमाम जो मुज़ाकरात का अमल, ये जो तो ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो सर ये लेकिन अमरीकी रिपोर्ट्स तो ये हमें बताती हैं कि वाशिंगटन अपनाए हुर्मुज़ के करीब मजीद अस्करी कार्रवाई कर सकता है। तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि तनाज़े सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रहेगा, फिर तो पूरे के पूरा मशरिक़ वुस्ता इसकी लपेट में आएगा? जी देखिए, वो इस वक्त कोशिशें तो उनकी हैं, जो खासतौर पे आपने देखा कि माजी में ईरान पर जो हमले किए गए उसकी इतनी ज्यादा फुटेज सेंटकॉम ने जारी नहीं की है। इस बार तकरीबन उनके हर हमले की जो मुख्तलिफ एंगल से फुटेज है वो जारी की गई। अगर आप उनका बड़ा थ्रेड बेयरली एनालिसिस करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह करने का दावा करते हैं वो जमीन पे कहीं नजर ही नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उनके बयान की सूरत या उनकी ट्वीट के अंदर दिखाई देता है, उसको वो वीडियो सप्लीमेंट नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नफसियाती हरबा इस नौइयत का है। और दूसरा, जितने बड़े पैमाने पे वो हमले किए गए हैं, इस तरह अगर उसको जमीन पर ट्रांसलेट किया जाए फिर तो ईरान का पूरा सिस्टम ही तबाह हो जाना चाहिए, जबकि ईरान का वो बहरी निज़ाम भी, उनका वो पासदारान इनकलाब की जो पोस्ट है वो भी, उनके जजायर, वो तमाम के तमाम उसी तरीके से इंटैक्ट है। इक्का दुक्का नुकसानात उनको यकीनन पहुंचे हैं। जब तक और इसको जो मुकम्मल तौर पर तबाह करने का जो दावा है वो मैं समझता हूँ उस वक्त तक कारगर नहीं हो सकता है जब तक आप यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारते, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। पास क्या इस वक्त जो एज है पासदारान इनकलाब के पास, वो क्या है कि जोग्राफिया के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं किए हैं। उन्होंने एक लॉन्चर 10 किलोमीटर दूर लगाया और उससे दूसरा लॉन्चर जो है वो 30 किलोमीटर दूर लगाया है। अब ईरान, अमेरिका जो है जब हमले करता है, फजाई हमले, तो वैसे भी जो एयर बॉम्बिंग है उसके नतीजे में तो अफगानिस्तान 20 साल तक तबाह ना हुआ। इसी तरीके से इराक, आपने देखा कि उसमें कितनी एयर बॉम्बिंग की गई। और अभी तो सर ईरान तो अभी भी कह रहा है कि उसके पास ऐसे खुफिया हथियार अभी भी मौजूद हैं जो अभी उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किए, और वो सरप्राइज भी दे सकते हैं इस मौजूदा कशीदगी में अगर ये बढ़ती है जंग। तो लिहाजा अमेरिका के लिए ये जंग जो है जितनी तवील होगी उतनी ही महंगी होगी और दाखिली तौर पे ये उतनी ही गैर मकबूल होगी। और ये सारा का सारा मवाल जो है, जो मलबा है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के नवंबर के इलेक्शन में उनके सर पड़ेगा और फिर वो हमेशा के लिए मुमकिन है अमेरिकी सियासत से ही बर्खास्त कर दिए जाए या निकाल दिए जाए। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिकी इंतजामिया के भी ये पेश नजर हैं, उनके थिंक टैंक स्पेस पर बात कर रहे हैं, उनके सियासतदान भी कंसर्न है, और सबसे बढ़ के जो अमेरिकी अवाम जिनको इस जंग की जो हीट है वो पहुंची है, तब जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस सीज फायर पर एग्री किया और एक मुफाहमती याददाश्त पर गो हेड का सिग्नल दिया। बसूरत दीगर उनका जो मिलिट्री माइट है वो अभी तक बड़ी हाइट पर है और अब भी वो इसी नौइयत की बातें करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, हम पुल तबाह कर देंगे, हम तो वो तो फिर सर ईरान ने भी तो कह दिया ना कि अगर हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा तो फिर इस खत्ते का भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। तो यानी कि अगर कीमत ईरान अदा करेगा तो फिर पूरे खत्ते को भी देनी पड़ेगी ये कीमत। जी, यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खत्ते के ममालिक हैं उनका ये जिम्मा बनता है, क्योंकि वो अमेरिका को जिस अंदाज का सिक्योरिटी प्रोटेक्टर या गाइडर वो समझते हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए मजबूर करें, कोई ऐसा वे आउट तलाश करने में मदद करें उसकी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बमबारी के नतीजे में आप ईरान को घुटनों नहीं बैठा सकते। उनके साथ आप मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे और ख़ासतौर पर उनके वो मसाइल कि जिसकी वजह से ईरान जो है एक इस वक्त इंतहा पसंद मैं कहूँगा या शिद्दत की पॉलिसी के हामिल जो हुकूमत के कब्जे में है या कंट्रोल में है, उसकी बुनियाद यही है कि वहाँ पे आवाम को जिस अंदाज से मुश्किलात हैं, वहाँ पे एक इकोनॉमी तलपट हो चुकी है, वहाँ का कुछ सिस्टम इस तरीके से बाकी नहीं रहा। ये तो मैं समझता हूँ एक जो जनाजा है ब्लेसिंग साबित हुआ कि जिसके नतीजे में
جس کے نتیجے میں وہ ساری عوامی حمایت جو ہے وہاں پہ کٹی ہوگی. اگرچہ ماضی میں تو اس نوعیت کے وہاں پہ مظاہرے بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ جو حکومت کے خلاف تھے. تو اب خطرہ اسی بات کا ہے کہ اگر وہ تو سر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے تھینکس ٹو ہم کہ وہ ساری جو بھی اختلافات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, اب وہ متحد ہوگی یہ قوم. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر اس سب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کی خاموشی بہت معنی خیز دکھائی دیتی ہے. کیا یہ خاموشی دراصل ایک محتاط سفارتکاری ہے, یا ان ممالک کو خدشہ ہے کہ کسی بھی واضح موقف کی قیمت انہیں اپنی سرزمین پر چکانی پڑ سکتی ہے؟ جی ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے اب اس خوف کا شکار رہے ہیں. اور ایران کے حوالے سے تو آپ کے علم ہے کہ ایک تاریخی رائیولری رہی ہے عرب و عجم کی, تو وہ اس کے شاخسانے بھی آپ کو اس موجودہ جنگ کے اندر دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس وقت جو موجودہ, کیونکہ ان کے ہاں اپنا جو سسٹم آف گورننس ہے وہ کوئی ایسا آئیڈیل نہیں ہے, اس کو وہ دنیا کے سامنے بھی کوئی ایسا آئیڈیل بنا کے پیش نہیں کر سکتے. تو لہٰذا انہیں خطرہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کوئی کیٹیگوریکل سٹانس لیتے ہیں ایران کے حوالے سے, تو کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا, آج کے دور میں آپ کو پتا سوشل میڈیا میں اس نوعیت کی چیزیں کریٹ کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ ایک اوپینین چینج کر سکتے ہیں, رائے عامہ کا کام کر سکتے ہیں. تو انہیں خدشہ یہ ہے کہ ان کی اگر رائے عامہ ان کے خلاف ہوگی کسی طریقے سے, اگرچہ وہاں پہ انہوں نے ان کو بڑا سودنگ افیکٹ دے رکھا ہے, بہت زیادہ سہولیات, جاب, ہر طرح کی سیکورٹی دے رکھی ہے, لیکن اگر وہاں پہ اس نوعیت کی باتیں کہ جو ماضی میں امریکہ عراق کے حوالے سے کرتا تھا کہ جی وہاں جمہوریت نہیں ہے, ہم نے جمہوریت لانی ہے, لیبیا میں جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت لانی ہے, تو امریکہ کو آپ کو پتا اس پورے خطے کے حوالے سے کھلواڑ کرنے کے لیے کوئی توپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف اگر وہ یہی بات کر دیں کہ جی یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت ہونی چاہیے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن بن سکتی ہے. ایران سے وہ خائف اسی وجہ سے ہے کہ ایران اس خطے کے اندر اگر کہا جائے اچھا یا برا, وہ بہرحال ایک جمہوری ملک اس انداز سے تھا کہ وہاں انتخابی عمل ہوتا ہے. وہ عوامی رائے تو بدل ہی رہی ہے, وہ تو جے ڈی وینس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے نا کہ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے. جی اسرائیل تو اپنی جگہ ہار رہا ہے, لیکن یہاں پہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نوعیت کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ جب عرب بہار رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اس ریجن کو حقیقی معنوں میں وہ خطرات لاحق ہو گئے تھے کہ جس کے بعد اس عرب بہار کی جو ایک لحاظ سے ایکسپورٹ ہے وہ روکنے کے لیے آپ کو پتا کہ مصر کے اندر کس انداز سے وہاں پہ مرسی صاحب کی حکومت کو ختم کرنا پڑا. پھر اسی طریقے سے خود فلسطین کے اندر جو ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں حماس نے 2005 میں 6 میں جو بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی تھی, اس کو کیسے ختم کیا گیا. تو اس خطے کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ایک غیر جمہوری حکمران بھی ہے, اور غیر جمہوری حکمران پھر مجبوراً امریکہ یا کسی بھی استعماری قوت کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں, اور وہ ان کے وسائل اور ان کے پیٹرو ڈالر کو ان کے تحفظ کے نام پہ وہ لوٹتے ہیں, کھسوٹتے ہیں, اور ان کو بعد میں پھر اسی نوعیت کی آزمائش سے دوچار کر کے اگلا محاذ اپنے لیے تلاش کر لیتے ہیں. جیسے عراق میں تباہی کے بعد اب امریکہ نے ایران کو اپنی منزل قرار دے لیا ہے, اور یہ تمام منظرنامہ جو ہے آپ کو اس وقت وہاں کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے ایک جو جسے کہنا چاہیے غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا بھی پتہ دیتا ہے, اور بالخصوص ان چیلنجز کی بھی ایک لحاظ سے خبر دیتا ہے کہ جو اس وقت پورے خطے کو درپیش ہے. کیونکہ خطے کے اندر معاشی طور پہ جو بھی خوشحالی ہے وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب یہاں پہ امن ہوگا, کیونکہ اگر بالکل اس پورے خطے کے لیے ضروری ہے امن ہونا. لیکن سر جس طرح سے خلیجی ممالک خاموش ہیں, اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا, رشیا اور یورپی طاقتیں بھی جنگ روکنے کی تو بات کر رہی ہیں, لیکن کوئی بھی کھل کر کردار ادا کرتا نظر نہیں آ رہا. کیا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عالمی طاقتیں بھی اس بحران کے نتائج کا درست اندازہ نہیں لگا پا رہی, یا وہ اس تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی؟ کیا ریزن ہے؟ حالانکہ ایفیکٹس تو وہ بھی اتنے ہی ہو رہے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں, ایک اوورآل امپیکٹ پوری دنیا پر ہے. لیکن آپ نے ابتدا میں دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ان اتحادیوں کو جو نیٹو کے پلیٹ فارم پہ موجود تھے انہیں خام خواہ ایسے اسی نوعیت کے سخت بیانات دے کے اور ان کو لان تان کر کے ناراض کر لیا, اور ان پر بہت طعن و تشنیع کی کہ اس جنگ میں انہوں نے ان کی کیوں مدد نہیں کی, اپنے ہوائی اڈے اور اپنے جو بھی جو جنگی ایک لحاظ سے سپورٹ تھی وہ ان کو کیوں فراہم نہیں کی. نیٹو کا ایک ظاہر ہے موقف تھا کہ جی ہم یہ جو آپ وہ جو پرووین 5 کی بات کرتے ہیں, آرٹیکل 5 کی بات کرتے ہیں, وہ اس صورت میں اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ ہم پر تو حملہ نہیں کیا گیا, حملہ تو آپ نے امریکہ نے ایران پر کیا ہے. ایسی صورت میں ہم آپ کی کیسے مدد کریں گے؟ تو اس کی وجہ سے ایک بیڈ ٹیسٹ ڈے 1 سے ڈیولپ ہو گیا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بعض یورپی ممالک جو ہے جس میں جرمنی، فرانس، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو بیک اینڈ پہ آج بھی اپنی وار انڈسٹری جو ملٹری انڈسٹری ہے اس کے لیے مارکیٹ تو یہی آپ کو مڈل ایسٹ ہی ملتی ہے نا ساری. ان کی تو موج لگی ہوئی ہے، وہ کوئی اپنا F-35 بیچ رہا ہے، کوئی اپنا S-400 300 سسٹم بیچ رہا ہے، کوئی اپنی بیٹریز بیچ رہا ہے. تو اس وقت اور خاص طور پہ اسرائیل بھی اس کا خریدار ہے اور پورا یورپ انہیں ہی اسلحہ بیچتا ہے. ایسی صورت میں ان کا تو مالی طور پہ جو کسی قسم کا کوئی ان کو نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ ان کے لیے تو ایک بڑی جسے کہنا چاہیے رائپ کیس ہے پروفٹ کے لیے. اور وہ تو پروفٹنگ کر رہے ہیں اپنے عوام کے حوالے سے، بڑا یہاں سے مال بنا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. اور مین بزنس ان تمام ملکوں کا یہی جنگی گولہ بارود، اسلحہ اور استعمال کن پہ ہوتا ہے؟ فلسطین میں مسلمانوں پہ، لبنان میں مسلمانوں پہ اور ایران کے اندر. تو اب ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی ایسی جنگ کو رکوانے میں کوئی اپنی جان کھپائیں یا اپنے آپ کو ہلکان کرے کہ جس کے بینیفیشری انڈائریکٹلی ان کی حکومتیں اور ان کے عوام اور ان کی جو وار انڈسٹری ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ ڈونیشن دے کے پھر ایسے ہی حکمرانوں کو جو کبھی دائیں بازو کی نمائندگی کرتے ہیں کبھی بائیں بازو کی نمائندگی کرتے ہیں تو وہ حکومتیں بناتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کی گیم ہے. جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کر رہا ہے، جس کو جو سوٹ نہیں کرتا ہے وہ ایک الگ سے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کی پھر وہ کہتے ہیں نا نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. تو بالکل یہی سچویشن بنی ہوئی ہے. اور ایسے میں پستے بیچارے مظلوم نہتے عوام ہیں، چاہے وہ ایران کے ہوں، غزہ کے ہوں. ٹھیک. اچھا تو سر اس سب میں مجھے جسٹ ٹو کنکلیوڈ اٹ، اب پاکستان نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا ہے. آپ کے خیال میں موجودہ بحران کا حل کیا ہے؟ چونکہ دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اس کا خمیازہ پوری دنیا توانائی بحران کی صورت میں بھگت رہی ہے. تو فوری جنگ بندی کے لیے پاکستان، قطر یا دیگر ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ ہم پورے اگر ہم منظر نامے کو سمیٹیں تو کیا اسرائیل خود کو آج پہلے سے زیادہ محفوظ سمجھ رہا ہے یا موجودہ کشیدگی نے اس کے لیے بھی نئے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک چیلنجز پیدا کر دیے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے خطے کے ممالک کا ہے، ریجن کا، GCC کنٹریز کا ہے کہ وہ امریکہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اپنی اس جنگی جو مشقیں ہیں، جو جنگی کارروائیاں ہیں انہیں روکے. اور پھر پاکستان سمیت دیگر ممالک جن کا انفلوئنس ایران پر ہے وہ ایران کو اس بات پر قائل کریں کہ اب آپ لوگ جو ہے میدان عمل سے چھوڑ کے، میدان جنگ چھوڑ کے اب آپ مذاکرات کی میز پہ آئیے تاکہ معاملات جو ہے وہ آگے پروسیڈ ہو سکے. یہی وے آؤٹ جو ہے اس پورے قضیے کو آگے حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے. اس وقت اسرائیل کی جو داخلی کیفیت ہے وہ سیاسی طور پہ تو آپ کے سامنے ہے، انتہائی دیگر وہ حالات سے نتنیاہو دو چار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ایک سیکیورٹی کنسرن پیدا ہوا ہے، بالخصوص وہاں پہ جو یہودی آباد کاروں کی صورت میں یا دنیا بھر سے جو آباد کار لا کے بسائے گئے تھے، ان کی جو ریورس مائگریشن ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ جو بڑے بڑے ٹیکنیکل جائنٹ تھے، سو مچ ہو کہ اب ان کو وہ سستی مزدور بھی نہیں ملتے جو کبھی انہیں ویسٹ بینک سے مل جایا کرتے تھے یا کبھی غزہ سے مل جایا کرتے تھے. اس کے لیے بھی وہ اب انڈیا سے مزدور جو ہے وہ اپنے ہاں ملازمت دے کے تاکہ اپنا وہ جو نام نہاد زرعی نیٹ ورک ہے بڑا، جس کا دنیا میں چرچا ہے کہ جی واٹر ایریگیشن سسٹم اور جدید زراعت کے ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں، وہ تمام کا تمام ان کا دھڑام سے زمین پر آ پڑا ہے. کیونکہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا میں اسرائیل کے جو اندرونی سیاست ہے اور خاص طور پہ جو ان کی اکانومی یا ان کے اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی ریفلیکشن یہاں پہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. بالخصوص اس وقت جو نتنیاہو کو جو چیلنج درپیش ہے اپنے سیاسی سروائیول کے حوالے سے، وہ اتنا بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا نائب صدر JD وینس جو ہے وہ بھی اس بات پر چیخ اٹھا ہے کہ ہم جو ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں نکالیں گے، نہیں اتاریں گے. یہ جو اسرائیلی میڈیا کے اندر مختلف فیک سٹوریز چھپ رہی ہیں، جعلی سٹوریز چھپ رہی ہیں کہ جس میں ایران کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ ان کا جو داخلی طور پہ بڑا ایک کلیش پایا جاتا ہے، وہاں پہ جو انتہا پسند سیاستدان ہیں یا اس کے بعد ان کی جو پاسداران انقلاب ہے ان کے درمیان ایک ایسی رفٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایران ایک فریق نے دوسرے فریق کو اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کو اس وقت جو ہے وہ کھلواڑ بنایا ہے. تو یہ تمام کی تمام استعمار کی وہ سازشیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا ماضی میں بھی مختلف مسلم حکومتوں کو ناکام کمزور بنانے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. یہی تیر بہدف نسخہ اس وقت وہ اسرائیل کے ذریعے، ان کے جو میڈیا کے ذریعے اور جہاں جہاں ان کا انفلوئنس موجود ہے ان کے ذریعے اسی نوعیت کی فیک اطلاعات اور فیک خبریں پھیلا کر اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کہنے کو تو بہت انٹیلیجنس میں بلیو کرتا ہے کہ انہوں نے انہی خبروں کی بنیاد پہ
اس وقت ایران کا جو شمالی علاقہ ہے جو اس وقت پاکستان کی بالکل سرحد کے قریب ہے، یعنی آپ سیستان اور بلوچستان میں تقریباً 170 کلومیٹر اندر تک اس وقت امریکہ نے بمباری کی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سرحد کے کتنا قریب جو ہے یہ جنگ آ چکی ہے اور اس کا پھیلاؤ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے. اور پاکستانی حکومت یا جو ہمارے جو پالیسی ساز عسکری ادارے ہیں وہ یقیناً اس ساری پیش رفت سے آگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان زور لگا رہا ہے کہ بالکل مذاکراتی ایک حل ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ. ماہر مشرقی امور منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو اپنے سنی، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنر راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنر راؤنڈ اپ. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب. آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنر راؤنڈ اپ میں. بریگیڈیئر صاحب، گزشتہ چند روز میں امریکی حملوں کا دائرہ بھی بڑھا ہے اور ایران کے جوابی اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اب امریکی میڈیا زمینی کارروائی کے امکانات کی بھی بات کر رہا ہے. ایک فوجی ماہر کی حیثیت سے موجودہ صورتحال کو آپ کس مرحلے پر دیکھ رہے ہیں؟ کیا جنگ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، میرا خیال میں یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو ایم او یو ہوا تھا وہ کمزور ہوا ہے، لیکن دیٹ ہیز کولیپسڈ. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ، جو جس طریقے سے امریکن اپنا پریشر بلڈ کر رہے ہیں، ایسکلیٹ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنا آپ کو بیسیکلی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرشین گلف کے ایریا میں، خاص طور پہ جب سے ایران نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش ٹیک اوور کیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو. تو آپ دیکھیں کہ بوشہر سے لے کر چابہار تک 1400 کلومیٹر بنتے ہیں. تو اس ایریا پہ امریکہ کی کنسنٹریشن ہے بمبنگ کی، اور بیکاز اس پورے پرشین گلف کے ایریا میں وہاں پہ سرویلنس سسٹم لگا ہوا ہے، ریڈارز لگے ہوئے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو میزائلس اور ڈرون کے یہاں پہ لانچنگ پیڈز یا جو ان کے اسٹوریج سائٹس ہے. سو دیر فور کنسنٹریشن ہے. دنیا کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کہ ہم ایکٹیو ہیں اور ہم یہ وی آر اسٹل ان کنٹرول آف پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہارمز. سو وہ اس طرح کر رہے ہیں. سو دے آر ایسکلیٹنگ ٹو ڈی ایسکلیٹ، تاکہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں ایران کے اوپر، جب وہ ٹیبل پہ بیٹھے تو نیگوشیٹ کر سکیں. سملرلی ایران بھی اپنا اپنا بیہیویئر ان کا ہے کہ صرف دے آر کنٹرولنگ، ان کے پاس بہت زبردست لیوریج ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے. تو دیٹس وائی وہ بھی اپنا کنسیشنز لینے کے لیے اور وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. سو دیکھیں کہ اب اسٹریٹ آف ہارمز دیکھیں، جب شروع میں جنگ سٹارٹ ہوئی 28 فروری کو، اسٹریٹ آف ہارمز کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا. لیکن اب تمام جو باقی جو مسائل تھے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز فور فرنٹ پہ آیا ہے، اور دیٹس وائی کہ ابھی دیکھیں یہ ویپنائز بھی ہوا ہے، اسٹرانگسٹ کارڈ بھی ہے، اور دنیا کی جو ورلڈ اکانومی ہے آپ نے سمجھ لیں کہ ایران نے اس کو آپ کے گردن سے پکڑ لی ہے. سو اس سے بڑے اس کے امپلیکیشن دیئر فور ہے. اور اسی طرح جس کنٹریز جو اسٹیک ہولڈرز ہے ان کے لیے مسئلہ ہے. سو اس میں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ وائڈر کنفلکٹ میں نہیں جائے گی، اسٹل بیٹر سینس پریویل کرے گی، اور اسٹل یہ دوبارہ نیگوشیشن کے ٹیبل پہ آئیں گے. لیکن گراؤنڈ فورسز کے چانسز بالکل نہیں ہے. جس طرح جے ڈی وینس نے ابھی کہا ہے کہ ہم کوئی اپنے 1.5 لاکھ فوجی نہیں بھیجیں گے، اور انہوں نے کہا اگر یہی کام کر سکتے ہیں، اگر کوئی رجیم چینج ہو سکتی ہے تو اٹ از اپ ٹو دی ایرانین عوام ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ گراؤنڈ ٹروپس کے اگر آپ لانچ کرتے ہیں تو دیٹ مینس کی میسو کیجوالٹی جو امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو سر یہ ان پریشر ٹیکٹکس کے استعمال کی ریزن کیا ہے؟ کیا امریکہ کی اصل اینڈ گیم اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا مقصد ایران کو عسکری طور پر کمزور کرنا ہے؟ رجیم تو اوبویسلی وہ نہیں کر سکے چینج، یا پورے خطے میں طاقت کا توازن بدلنا ہے؟ ایک بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ ایک تو وہ چاہتے ہیں ملٹریلی وہ یا ان کے کمبٹ پوٹینشیلز کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو تھریٹ جو ہے اس کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں. اگر $300 بلین کی بتا رہے ہیں کہ نقصان ہوا ہے ان دا لاسٹ 4 دنوں میں، میرے خیال میں ہزاروں ٹارگٹس پہ انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں. اب وہ یہ بھی تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم ابھی انفراسٹرکچر پہ جائیں گے، انرجی انسٹالیشن پہ جائیں گے. تو جس سے تھریٹ ابھی جس کنٹریز کو پیدا ہوا ہے، اگر یہ امریکنز یہاں اسٹرائک کرتے ہیں تو ایرانی ادھر اسٹرائکس کریں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا پریشر جو امریکہ چاہتا ہے، پریشر کر کے کنسیشن لے، اور ساتھ یہ نہیں چاہتا امپریشن دینا دنیا کو کہ جس ایم او یو ہم نے سائن کیا لیکن ابھی آ کے اسٹل ابھی اس کی امپلیمنٹیشن ہم نہیں کر سکے. اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول اسٹل ابھی
ईरान के पास से। और अब एक सारी कंफ्यूजन क्या है कि इट इज आर्टिकल 5 या क्लास 5 ऑफ एमओयू है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूजन आ रही है सबके लिए। उसमें लिखा हुआ था कि ईरान मैनेज करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे अगले 60 दिन में जो जहाज शिप यहाँ से गुजरेंगे। और लेकिन सेकंड उसमें ये भी लिखा था कि ईरान विल हैव डायलॉग विद सल्तनत ऑफ ओमान इन कंसल्टेशन विद जीसीसी कंट्रीज, के बाद एक मैकेनिज्म वो डेवलप करेंगे। अब वो चीजें हुई नहीं है। अब फिर ईरान को ये भी शक है, क्योंकि अमेरिकन दे आर डेवलपिंग सदर्न रूट जो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में से है। अब जितने भी शिप्स गुजरे हैं, वेसल्स गुजरे हैं, वो साउथ से गुजरे हैं। तो ईरान समझता है उसको आर्टिकल 5 की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई, नदर्न रूट को बाईपास किया जा रहा है और जिस तरह अमेरिकन मकासद को पूरा करे। सो दैट इज द मिसट्रस्ट बिटवीन दी टू है जो कंट्रीज से वो चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल में सिंस अभी आप देखें कि मीडिएशन के लिए कोई सामने तो अभी तक किसी ने बात नहीं की, बट स्टिल आई एम श्योर कि पाकिस्तान बिहाइंड द सीन यकीनन कोशिश में लगा हो। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा कि प्रेशर डेवलप करके कंसेशन लेना चाह रहा है अमेरिका, क्या उसको ये कंसेशन मिल जाएगा? क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब होंगे? क्योंकि ईरान की रेजिलियंस तो वहीं की वहीं है, वो तो बल्कि अब खबरदार कर रहे हैं कि उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो खित्ते का भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ महफूज नहीं रहेगा। यू थिंक कि ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो रही है? देखिए, यही तो बड़ा मसला है, क्योंकि पहले तो न्यूक्लियर बड़ा मेजर इशू था, अब वो तो बैकग्राउंड में चला गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इफ अमेरिका फेल्स, इसको अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं ले सकते। देखें, पिछले 60 साल से ये सिस्टम चल रहा था। जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं 1968 में, जब ईरान ने इसको ज्वाइन कर लिया था और ईरान ने इसको अपोज नहीं किया था, और इट वाज ए फ्री पैसेज फॉर ऑल शिप्स जो यहाँ से गुजर रहे थे। और फिर देखें, इट वाज 1979 जब ईरान ने आपके जब इस्लामी इनकलाब आया, तो उस वक्त ईरान ने कहा कि वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो या जो भी कन्वेंशन है, लेकिन उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। अब रिसेंटली आके ये चैलेंज हुआ है। बहुत अमेरिका और ईरान को हम देखें तो उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, उस पे दे आर द सिग्नेटरीज, लेकिन उनको रेटिफाई नहीं किया है। सो एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था। सो ईगो का मसला है अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका फेल होता है अपना उसको इम्प्लीमेंट ऐसे सिस्टम, जो एक ऐसा सिस्टम विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता है तो इट विल बी सीन एज ए फेलियर ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में अमेरिका, दैट्स वाई अमेरिका प्रेशर रख रहा है, पर्शियन गल्फ के अंदर रख रहा है, और जिस तरीके से स्ट्राइक्स हो रही हैं अब, दैट्स वाई नेवल ब्लॉकेड भी है, प्रेशर है इकोनॉमिक। क्योंकि जब नेवल ब्लॉकेड लगाएंगे तो नुकसान ईरान का भी होगा, क्योंकि उनके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स सारी बंद हो जाएंगी। सो इकोनॉमिक उनकी लॉस होगा। फिर ये भी डिपेंड करता है हाउ लॉन्ग ईरान कैन रेजिस्ट, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा फ्यूचर को। बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह से अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के करीब ज़मीनी कार्रवाई या मखसूस इलाकों पर फौज उतारने का फैसला होता है, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका एक नए महाज का खतरा मोल लेगा? पहली बात ये कि आपने तो क्लियर कर दिया कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, बट कीपिंग इन माइंड डोनाल्ड ट्रम्प्स नेचर, वो जितने अनप्रडिक्टेबल हैं और जितने वो इस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बहुत शिद्दत से डेस्परेटली वो चाहते हैं कि वो इस सब से निकल जाएं। तो आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है और ऐसे कोई हालात होते हैं तो फिजाई और बहरी कार्रवाइयाँ इसके लिए ज़्यादा काबिल अमल रास्ता है? देखिए, मेरा ख्याल में यकीन कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प से बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, और उनके जहन में था, पहले भी कई दफ़ा कहते रहे हैं कि हम खरग आइलैंड को जाकर टेक ओवर कर लेंगे और हम इसको कंट्रोल करेंगे। या ये भी पॉसिबिलिटी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द जो कैशम आइलैंड है, लारक आइलैंड है, इनको या अबू मूसा है और तम ग्रेटर और सुमाला है, इनको ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन उसमें कैजुअलिटीज के बहुत मैसिव चेंजेस है, चांसेस है, क्योंकि नीचे से डिफेंसेस लोग तैयार बैठे हैं। दैट्स वाई आप देखें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी डिवाइडेड है। जेडी वेंस का डिफरेंट सोच है, मार्को रूबियो की डिफरेंट सोच है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सोच है। वो अपने आप देखें ना, वो हर घंटे बाद अपनी चेंज कर लेते हैं।
2 दिन पहले उन्होंने कहा था 20% हमारा टैक्स लगेगा, बाद में कहा नहीं ऐसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो पॉसिबिलिटी ये सारे ये आप कह रहे हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट है। आप जिस तरीके से आप एक मैसेजिंग कर रहे हैं भाई, ये पॉसिबिलिटीज हमने रूल आउट नहीं की। अभी आप देखें ना PX, वो पहाड़ की भी बात हो रही है कि एक नई न्यूक्लियर साइट है, वहां पे भी हम अपने फौजें उतार सकते हैं। सो दो ये एक पॉसिबिलिटीज होती है कि वहां पे उतारें, लेकिन वहां पे बाकी अगर जो ऑलरेडी जो जमीन से जो टनल्स वगैरह थे वो, तो वहां से यूरेनियम निकालना बड़ा मुश्किल काम है। सो बेसिकली अमेरिका के लिए एक बड़ा मुश्किल एक ऐसे जंग में अमेरिका इसराइल लेके आया है जो अमेरिका के लिए बड़े मुश्किलात उन्होंने क्रिएट की। दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए मसला भी है, मिड टर्म इलेक्शंस भी है, पब्लिक ओपिनियन भी नहीं है, और फिर फेस सेविंग लोग भी भी नहीं चाहिए। मानते। अगर आप देखें ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो इकोनॉमिक जो इम्प्लीकेशंस होंगी, एक तो वी हैव सीन 7% प्लस सर्च है जो ऑयल के प्राइसेस में हुआ, तो उससे इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन की इम्प्लीकेशन अमेरिका पे भी पहुंचेंगे। तो मिड टर्म इलेक्शंस में इट विल हैव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। दैट्स वाई उनकी कोशिश है कि सेटल भी हो जाए, प्रेशर भी डालो। नो डाउट इन्फ्लेशन के तो असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। ईरान ने अब जिस तरह से साथ साथ बहरीन, कुवैत, उर्दन और इराक में जो अमरीकी मफादात को निशाना बनाने के दावे किए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा अमेरिका के लिए। ऑब्वियसली कब तक वो रेजिस्ट करेंगे, कब तक वो बर्दाश्त करेंगे, वहाँ से भी तो पॉसिबिलिटी आ सकती है ना कोई रिएक्शन आए अगर इसी तरह से कार्रवाइयाँ होती रहीं तो। डोंट यू थिंक कि यहाँ पे भी फिर अमेरिका को अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मतलब वो मजबूर हो सकता है? देखें, मेरे ख्याल में GCC कंट्रीज में ऑलरेडी एक रियलाइजेशन है, एक न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने वाला है, और क्योंकि वो अब उन्होंने रियलाइज किया है अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनके लिए कुछ नहीं कर सका है, और अभी दुनिया अभी देखें मल्टीपोलर ऑलरेडी हो चुकी है। और जिस तरीके से ऑलरेडी एक पाकिस्तान, एक क्वाड पाकिस्तान, और जिसमें तुर्किया है, इजिप्ट है, और इसके साथ साथ और ये सऊदीज है, तो ये फ्यूचर में जिसका मकसद है तो उसमें ये काम कर रहे हैं खिते में, फिर रशिया और चाइना की तरफ लोग जाएंगे। और एट द सेम टाइम हमने देखा है GCC कंट्री से अपना दिफा को मजबूत कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आप देखें कि UAE के इतलात हैं कि एक तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे इंस्टॉल हो चुका है, टेक्नोलॉजी वहां से आ रही है, दे आर ट्राइंग टू परचेज वेपन्स। अभी रिपोर्टेडली अभी बताया जा रहा है कि आकाश मिसाइल और जो दूसरे ब्रह्मोस इंडिया से ले रहे हैं। सो सेल्फ रिलायंस पे भी बातचीत हो रही ताकि अपने बलबूते पे किसी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, देखें जी, कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज मस्ट, और चाहे वो ईरान को GCC को अकोमोडेट करना पड़ेगा, और GCC को ईरान को अकोमोडेट करना पड़ेगा। ईरान का कंसर्न ये है क्योंकि अभी UAE के अंदर इजरायली प्रेजेंस आ गई, तो ईरानी समझते हैं दैट इज अ थ्रेट नॉट ओनली फॉर ईरान, बाकियों के लिए भी थ्रेट होगा, क्योंकि इजरायली फुट होल्ड वहां पे एस्टेब्लिश हुआ है। दैट हैज आल्सो जो इन्फ्लुएंस किया है, या दैट हैज इम्पैक्टेड द अरब यूनिटी, तो वो भी एक सीरियसनेस डेवलपमेंट है। बट सर तो मेरे अभी ख्याल जिस में तरह ये से जो GCC कंट्री, हाँ, लेकिन अभी जिस तरह से ये दोबारा से कशीदगी बढ़ी है, तो डोंट यू थिंक कि ये भी ईरान को सोचने की ज़रूरत है कि अब फिर वो इसराइल को एक तरह से दोबारा अमेरिका के करीब जाने का मौका दे रहे हैं? वो जो थोड़ी बहुत रेफ्ट और वो जो थोड़ी बहुत हम देख रहे थे कुछ अरसे से, थोड़ी बहुत दूरियां जो आ रही थी अमेरिका और इसराइल में, और स्पेशली इस पॉइंट पर आकर, तो वो एकदम से अब इस कशीदगी के बाद और ये ईरान के इस रिएक्शन के बाद वो दोबारा से फिर करीब हो जाएंगे। फिर इसराइल तो यही चाहता है ऑलरेडी। जी हाँ, बिल्कुल। देखेंगे बहुत अच्छी, बहुत सीरियस डेवलपमेंट इसलिए भी आप कह सकते हैं कि जब ये जंग स्टार्ट हुई 28 फरवरी को, तो सारी दुनिया जो थी वो जो ईरान का नैरेटिव था उसको एक्सेप्ट कर रही थी, उसको बाय कर रही थी कि, और ईरान को वो समझती थी मजलूम है, उन पे हमला किया गया है, क्योंकि ईरान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सो दैट्स वाई आप देखें पब्लिक ओपिनियन ईरान के साथ था, और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने स्टैंड लिया ईरान के फेवर में। अब जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली एक्टिविटी की है, जो शिप्स पे फायरिंग की है, तो वी सी दिस इज अ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल चेंज अक्रॉस द ग्लोब। और जिस तरीके से आप देखें कि आपने UK ने IRGC को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, और सिमिलरली फ्रांस के भी बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट आई है। यूरोपियन यूनियन में अभी जो नेटो के रिसेंट अभी आपने देखा होगा जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जी उसमें नेटो ने कहा कि वी आर विद प्रेसिडेंट ट्रम्प।
तो उससे ईरान को नुकसान पहुंचेगा। अगर ये कोलिशन बनता है तो फिर फ्यूचर में नुकसान हो सकते हैं। सो मेरे ख्याल में इट इज अप टू द ईरानियन लीडरशिप की वो फ्यूचर में क्या फैसला करते हैं ईरान के बेटरमेंट में। ऑब्वियसली जो ईरान का नैरेटिव था, जिसको वो सपोर्ट थी पूरी दुनिया में, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो रही है और ये ईरान के मफाद में बेहतर नहीं होगी। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका फ़िज़ाई बर्तरी रखता है, जबकि ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन सलाहियत मौजूद है। और ईरान का सर ये भी कहना है कि उसने अपने खुफिया हथियार इस्तेमाल नहीं किए। अगर ये कशीदगी सपोज अल्लाह ना करे लंबी चलती है तो किस फरीक की जंगी हिकमत अमली ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है? देखेंगे थ्रेट तो ये है कि अभी सवाल ये पैदा होता है ईरान कितना देर तक रेजिस्ट कर सकता है, उनका जो वार स्टेमिना है वो कितना है। देखिए ईरान को कोलैप्स करना, ईरान को आप समझ लेंगे ऑक्युपाई करना, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन आप ईरान को डिग्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन डैमेज आप उस पर जा सकते हैं। जिस तरह मजीद आप नुकसान होगा उससे पब्लिक में हो सकता है एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाए। और जिस तरह ईरान अमेरिका या बाकियों की ख्वाहिश है कि कोई विद इन रजीम के अंदर से कोई चेंज आए, तो वो चांसेस नहीं है, लेकिन नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से चांसेस लाइकली लगते हैं अगर ये परसिस्ट करती है लॉन्गर होगा तो लॉजिस्टिक वार से अपना बहुत मैटर करता है। लेकिन स्टिल ईरान ने जिस तरीके से अपनी मोज़ाक डॉक्ट्रिन उन्होंने की है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड है और उनके जो मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं अक्रॉस उनकी जो 34 प्रोविंसेस हैं उनमें सब में उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं। और स्टिल डेली प्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि 500 ड्रोन्स उनकी डेली प्रोडक्शन है। सो एक ड्रोन की इम्पैक्ट इतना है, देखिए शायद ड्रोन इज $30,000 to $50,000 पे, उसको गिराने के लिए आप एक पेट्रियट मिसाइल $11 मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। सो वो इकोनॉमिक कॉस्ट आप दरमियान में देखें तो ईरान इस वजह से एक तो अपनी जोग्राफी की वजह से और दूसरा एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से मिसाइल और ड्रोन्स की वजह से इंटैक्ट है और वो इसको फेस कर रहा है। लेकिन ये है कि जब लॉन्ग जंग तवील होगी तो ये उसके मफाद में भी ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मिसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान अमेरिका तनाज़े किसी के मफाद में नहीं और पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और सफारतकारी पर जोर दिया है। दफाई नुक्ते नज़र से अगर ये बहरान मज़ीद बढ़ता है तो पाकिस्तान को अपनी कौमी सलामती के हवाले से किन पहलुओं पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देना होगी? लेकिन बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रो पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा। और सिमिलरली हमारे स्टेक्स हैं एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, और खासतौर पर वी हैव ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ। ऑलरेडी हमारी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स है और रिसेंट डेवलपमेंट भी एक सीरियस डेवलपमेंट है जो यमन के साथ हुई है। तो मेरा ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस है। ईरान को भी पता है, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या रेलेवेंस है, क्योंकि पाकिस्तान इज मॉरली बाउंड टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड सऊदी अरब। मॉरली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि खिते के, दैट्स वाई देखें जो क्वाड बनी है जिसमें ये 4 ममालिक हैं, इनका एक बुनियादी मकसद भी ये है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपेंशन को रोकना कोई कोशिश है कि ये यहाँ से ईरान से निकल के खलीजी ममालिक में ना आए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई अभी हमने रिसेंटली देखा है कि सऊदी तो क्लीन हुए, उन्होंने अपने बेसिस को अलाउ नहीं किया अमेरिका को यूज करने के लिए, इवन एयर स्पेस भी उन्होंने नहीं दी है। तो दैट्स वाई आप देखेंगे कि सऊदी अरब पे कोई हमला सच नहीं हुआ, बाकी तमाम जीसीसी कंट्रीज पे हमले हुए हैं। तो अभी भी पाकिस्तान की कोशिश होगी पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, एक्सपेंशन ना हो, क्योंकि जो अगर मुस्लिम आपस में लड़ेंगे तो इसमें सबका नुकसान है। और पाकिस्तान वो उसी को रखने के लिए तुर्किया के साथ, सऊदी अरब के साथ, इजिप्ट के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि फर्दर एक्सपेंशन इसकी वो ना हो। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।